तो आज जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम मीन फ्री पाथ पढ़ने जा रहे हैं। मीन फ्री पाथ कहने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मीन फ्री पाथ को जो आप पढ़ोगे वो एक्चुअली में पढ़ोगे आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ज्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे, और वहीं का फॉर्मूला भी आपको याद करना होगा, जो d/2 पाई लैम्डा d स्क्वायर सब कुछ होता है फॉर्मूला। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे भी आगे जाके, इस बार एग्जाम में भी आया था फॉर्मूला। तो वो बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ का मीन फ्री पाथ कुछ और है। अब इस मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है, तो सुनो। इसको मैं लिखता हूँ कि मीन फ्री पाथ को क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन देख लो एक बार। मैं तुम्हारे सामने स्क्रीन पे डेफिनेशन लिखी, यहाँ पे मैंने आपके सामने दो चीज लिखी हुई है। एक लिखा है मीन फ्री पाथ, उसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। दूसरा है टाइम पीरियड टाउ, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। मीन फ्री पाथ क्या होता है? इट इज द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अलोंग द वायर बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस। दूसरा है इट इज द टाइम पीरियड इन विच एन इलेक्ट्रॉन डजंट कोलाइड विद एनी अदर पार्टिकल। मतलब एक तरह से ये बोल रहा है कि आपका कि मीन फ्री पाथ को कितना टाइम लगा कवर करने में, उसी को हम टाउ बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो होता क्या मीन फ्री पाथ। देखो, अब मैंने आपको कल मैंने वो सारी चीजें पढ़ाई थी, याद हो तो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम की एक चीज पढ़ाई थी। उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने क्या बताया था कि जब आपके उबड़ खाबड़ तरह का एरिया ऑफ प्रोसेस होता है, तो आप कुछ एक एवरेज वेलोसिटी मान लेते हो कि भाई उस एवरेज वेलोसिटी से वो पूरे कंडक्टर से गुजर रहा होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब सुनो, मान लीजिए आपका क्या हो रहा है यहाँ पे कि भाई यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, मान लो इलेक्ट्रॉन, आपका इलेक्ट्रॉन जो बच्चों है मान लो यहाँ से स्टार्ट होता है और थोड़ा देर बाद जाने के बाद तो कुछ यहाँ पहुंचता है। ठीक है, एक्चुअली पहुंच नहीं रहा है, हो क्या रहा होगा कि भाई एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हम अगर करंट की एक्चुअली बात करें, करंट तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज से फ्लो होता है, हम तो इलेक्ट्रॉन में पढ़ रहे हैं, मूव करने वाला कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। मान लो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से यहाँ गया, ये होगी आपकी इनिशियल पोजिशन, ये होगी आपकी इनिशियल पोजीशन, और ये होगी आपकी फाइनल पोजीशन। ये दो पोजीशन आपके सामने आ गई। वो पहले वाली क्या होगी, इनिशियल पोजीशन होगी, दूसरी वाली क्या होगी, आपकी फाइनल पोजीशन होगी। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। तो उसने बोला कि यहाँ पर इसकी स्पीड मान लीजिए क्या आती है आपकी, इसकी स्पीड यहाँ पे आपका जीरो थी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो थी, और यहाँ पे आने के बाद इसकी कोई स्पीड आपकी कांस्टेंट स्पीड मान लो, या जो मानना है मान लो। ठीक है, बोल रहा है कि भाई पहली बात तो कितना एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस में दे रखा है, इसको हम बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा मतलब मीन फ्री पाथ। अब ये है क्या, देखो एक कंडक्टर के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझना मेरी बात को। एक कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली चल रहा है, इसके नाम से सुनाई देगा तुम्हें, नाम में क्या लिखा है, मीन फ्री पाथ। मैंने कहा इसको डिटेल में हम इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, पर अभी सिर्फ मतलब समझ लो। ये पहली बात तो मीन को छोड़ो, इसको देखो फ्री पाथ क्या लिखा है, फ्री पाथ। चल कौन रहा है, अभी जो रास्ते में चल रहा होगा उसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, कल मैंने आपको बताया था कि वो एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, ऐसा हो सकता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो फ्रीली जा रहा है। फ्रीली जाने का मतलब कि मान लो जब उसने शुरू किया तो किसी टकरा गया, गद्दी टकरा के उस तरफ चला गया, सीधे जा रहा है। अब सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है, अभी क्या हो रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, किसी टकराया नहीं, इसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, सीधे जा रहा है। फिर बाद में क्या होता है, बाद में जाकर किसी से टकरा गया, बाद में जाके वो क्या हो गया, किसी से जाकर टकरा गया। जब किसी से जाकर टकरा जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ और चेंज हो जाएगी। तो एक कोलिजन से लेकर दूसरे कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन ने जितना रास्ता ट्रेवल किया है, अगर हम हर इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, मान लो कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ने जो ऐसे चलता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है, हर इलेक्ट्रॉन अपना अलग अलग डिस्प्लेसमेंट लेगा। हम उन सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट का जब एवरेज लेते हैं, इसलिए हम मीन और एवरेज एक जैसी बात होती है ना, मीन और एवरेज क्या होती है, एक जैसी बात होती है। इसीलिए हम जब उसके, मैंने कहा कि भाई एक का डिस्प्लेसमेंट मान लो S1 हुआ, एक का S2 हुआ, एक का S3 हुआ, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन के। उन सबका जब मैं एवरेज लेता हूं, तो उन सबका जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका मीन फ्री पाथ। दो कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन ने आपका एवरेज डिस्प्लेसमेंट चला है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपको मीन फ्री पाथ होता है। बात समझ आ गई। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक उसका मीन फ्री पाथ एंड होता है। ठीक है, सवाल है कि भाई उसका एक्सीलरेशन कितना हो, सवाल है कि आपका उसका एक्सीलरेशन कितना होगा। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल। तो जानते हैं कि सर डिस्टेंस पता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का टाइम मान लिया टाउ, टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइम पीरियड क्या होता है आपका, इट इज अ टाइम पीरियड इन विच एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट कोलाइड विद एनी अदर पार्टिकल। साफ सी बात है, एक बार टकरा के आ चुका है, जब तक दूसरे पार्टिकल से नहीं टकराएगा तो उसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा। ये एक्चुअली आपसे और कुछ नहीं बोला कि दो कोलिजन के बीच का टाइम बोल रहा है आपसे। दो कोलिजन का टाइम मतलब दो कोलिजन के बीच का रास्ता क्या होता है, वो होता है आपका लैम्डा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम कितना लगा है, टाउ टाइम लगा है। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, लैम्डा। एक्सेलरेशन निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या मानी, जीरो मान ली, फाइनल अभी पता नहीं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, क्या मैं ये वाली क्वेश्चन लगा सकता हूँ, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी, इसको लगा सकता हूँ बड़े आराम से, क्योंकि एक्सेलरेशन हम कांस्टेंटली मानते हैं। क्यों कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई होती है। ठीक है, याद करो मैं कल पोटेंशियल पोटेंशियल पढ़ाए थे आपको।
बैटरी लगाई थी ना, तो वो कांस्टेंट वोल्टेज देती है आपको। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। अगर हम यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करें तो एस क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि वही तो मीन फ्री पाथ है, इज इक्वल टू हाफ ए इंटू टी की जगह पे क्या आ जाएगा, टाउ स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो मीन फ्री पाथ है, यहाँ से जो मीन फ्री पाथ है वो निकल के आएगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। पर बात ये हम इस तरह से फॉर्मूला याद नहीं करते, हम किस तरह से याद करते हैं तो सुनो आगे। देखो अब हर बच्चा जानता है, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ाया था कि एफ क्या होता है सर, एफ होता है आपका क्यू ई होता है, एफ क्या होता है आपका क्यू ई होता है, हर बच्चा जानता है। और यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो इस क्यू को मैं एक इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो क्या मैं एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ई ई लिख सकता हूँ। कोई परेशानी नहीं होगी किसी बात को, मैं किसी बच्चों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, आई गेस सो। आगे करता हूँ, जब एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, ई इंटू ई हो गया। प्लस माइनस के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी करंट में हमें पता ही है कि हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रॉन चलाओ चाहे प्रोटॉन चलाओ, उससे कोई मतलब नहीं होता। वैसे प्रोटॉन चलता नहीं, लेकिन हमने कन्वेंशन वही मान के रखा हुआ था। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, ई हो गया। सर एफ को क्या जानता हूँ, सर एफ क्या होता है, एम ए होता है, तो एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज कितना निकल के आ जाएगा, ई ई बाय एम। एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज कितना निकल के आएगा सर, वो निकल के आएगा ई ई बाय एम। अगर इसको उठा के, इस वाली चीज को उठा के मैं यहाँ पे पटक दूं इस एक ही जगह पे, तो आपका लैम्डा क्या निकल के आ जाएगा, जो मीन फ्री पाथ निकल के आएगा हाफ इंटू ई ई बाय एम इंटू टाउ का स्क्वायर। तो जो आपका मीन फ्री पाथ निकल के आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो लैम्डा इज इक्वल टू ई ई टाउ स्क्वायर अपॉन 2m निकल के आया। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा में मैंने आपको समझा दिया। फिर से कह रहा हूँ, प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रूफ को बिना समझे आप फिजिक्स को उतने अच्छे से, प्यार से, उतने इंटरेस्टिंग वे से समझ नहीं पाओगे, जितने इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी बोर्ड वालों को तो इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी। अब सुनो, अगर आगे की बात करें तो ये लैम्डा निकाल दिया। लैम्डा हमारे लिए निकालना उतनी बड़ी चीज नहीं होती, क्योंकि हमें एक्चुअली में कुछ और प्रूव करना है, हमें आगे जाके कुछ और प्रूव करना है। अब आपको याद होगा, कल मैंने आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताई थी जिसका नाम था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी जिसका नाम था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिसको नहीं याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जाके पिछली वाली क्लास को अटेंड करे, यूट्यूब पे रखी हुई है, और उसमें मैंने अच्छे से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूरी पूरी जानकारी दी थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है बच्चों, सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी होती है, बताया था ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एक तरह की एवरेज वेलोसिटी होती है कि आपका पार्टिकल जब पूरे रास्ते में एक एवरेज वेलोसिटी से चलता है, तो उसको हम बोलते हैं आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये मैंने ये भी कहा था कि ये एक तरह की क्या होती है, ये एक तरह की कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, बताया था ना। एक तरह की क्या होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। और जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो वहां का एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो वहां का एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। तो क्या मैं वीडी को क्या सिंपल लिख सकता हूँ, और कुछ नहीं, हर बच्चा जानता है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडी क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे वीडी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, लैम्डा है, टाइम कितना है, टाउ। तो वी इज इक्वल टू लैम्डा बाय टाउ में बड़े प्यार से यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब लैम्डा की वैल्यू क्या है आपने ऊपर निकाली है, तो उसको यहाँ पे पटकता हूँ, तो ई ई टाउ स्क्वायर बाय 2m, और नीचे एक और टाउ आएगा, टाउ इस टाउ को खा जाएगा। तो यहाँ से वीडी की वैल्यू क्या निकल के आएगी सर, वीडी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, नीचे लिख देता हूँ उसको, वीडी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी आपकी ई ई टाउ बाय 2m। मेरे ख्याल से अभी तक इतना लिखने में मेरे ख्याल से किसी को भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी कोई तोप चीज नहीं लिखी अभी तक जो आपके समझ में नहीं आई होगी। तो वीडी क्या हो गया आपका, ई ई टाउ बाय एम हो गया। चलिए बहुत बढ़िया सर, ये बात भी हमारे समझ में आ गई अच्छे से। अब एक याद करो, कल एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, याद तो हो गई आपको। कल एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, क्या फॉर्मूला था, याद है कि नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कल एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, और उसको मैंने प्रूव भी किया था। उसको मैंने दो तरीके से प्रूव किया था, एक तो हमने सीधा कैसे प्रूव किया था, और दूसरा करके हमने आखिरी में न्यूटन डायमेंशन से भी इसको प्रूव किया था। तो उसका फॉर्मूला क्या था, हमने बोला था इस तरह से फॉर्मूला याद रखना कि आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एक ही फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था मैंने आपको, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। बहुत बढ़िया। आप सुनो, अब मैंने बोल दिया कि आई क्या आ गया, एन ई ए वी डी आ गया, ठीक है। तो यहां से मैं वीडी को क्या पूछता हूँ सर, यहां से मैं वीडी निकाल के बोलूंगा आई अपॉन एन ई ए। बाकी इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी की, यहाँ पे आई क्या होता है, एन क्या होता है, ई क्या होता है, ए क्या होता है, सारी सारी जानकारी मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से समझा दी थी। तो एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला पीछे मैंने वीडी का निकाला है, एक फॉर्मूला ये, और एक फॉर्मूला मैंने पीछे आपको निकाल के दिया था। बिल्कुल सही मनदीप जी, बहुत सही आंसर है आपका। तो ये वाला फॉर्मूला निकल के, अरे ये भी तो वीडी है, और ये भी क्या है, ये भी वीडी है। तो क्या मैं अगर इसको बोल दूं, इसको मैं बोल देता हूँ आपका, सर ये होगी मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, और ये होगी मान लीजिए आपकी सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गई सेकंड क्वेश्चन। तो मैं क्या दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों दे तो आपको वीडी ही रही हैं। तो इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड, तो वहां से आपको क्या निकल के आ जाएगा सब, यहाँ से ई ई एम बाय ई टाउ बाय 2m है ना, यहाँ पे ई टाउ बाय 2m है, ठीक है। तो देखो जो चीज निकल के आएगी ना, मैं तो वो बोलूंगा वो भी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज बहुत तगड़ी समझ में आएगी आपको, और फिर वो आपको जिंदगी भर याद हो जाएगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पता सबको है, जो मैं निकालने वाला हूँ ना,
मेरी गारंटी है कि यहाँ हर बैठे हुए बच्चे को जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो पता सबको है, लेकिन एनसीईआरटी में प्रूफ दे रखा है, पहली बात। तो दूसरी बात कि इसको समझने से ना फिजिक्स को समझने की थोड़ी सी नॉलेज आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए पढ़ना इसको और ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब सुनो आगे की बात। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, आपका यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ आई निकालने की, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए चैप्टर का नाम ही करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो जितना मुझे आई के साथ खेलना है उतना ही मुझे आई के बारे में बताना है। तो आई क्या हो जाएगा, यहाँ से आई को जब मैं लिखने की कोशिश करता हूँ तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाय 2m। ये बहुत लंबा सा चौड़ा सा एक चीज आ जाएगी। खैर फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इस फॉर्मूले को आपको कोई याद बात करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले को याद बात करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब सुनो आगे की बात। मान लीजिए कि ये आपका वो कंडक्टर है या फिर ये वो आपका वायर है जिसके अंदर आप उस इलेक्ट्रॉन को बहा रहे थे। क्योंकि अब मैं कंडक्टर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब एन लिख दिया है, तो अब मैं सारे इलेक्ट्रॉन, पहले तो मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था तो मैंने आपको कुछ चिंता नहीं की थी। मैंने बोल दिया कि मान लीजिए कि इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है आपकी एल, ठीक है। मान लीजिए आपका यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका लो पोटेंशियल है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरह से लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरह से लग रही है। तो हर बच्चा यहाँ बैठा हुआ ये बात जानता है कि आपका ई क्या होता था, याद होगा आपको थोड़ा बहुत भी आपको। अगर मैंने ई क्या होगा आपका, माइनस का साइन मैंने हटा दो, माइनस का साइन तो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। मैं जानता हूँ कि क्या होता है वी एच माइनस वी एल बाय क्या एल हो जाएगा। अरे याद है ना फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी एक्स होता है ना, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितना डीप में पढ़ा था हमने। हाँ सर, तो फिर इससे ये फॉर्मूला कैसे आया होगा, कुछ नहीं, तो माइनस क्या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय क्या एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल हुआ होगा। हाँ सर बिल्कुल ऐसे हुआ होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस कंडक्टर की, तो यहाँ पे एक्स इनिशियल क्या ले लोगे, जीरो ले लोगे, एक्स फाइनल क्या ले लोगे, एल ले लोगे, यहाँ पे वी फाइनल क्या ले लोगे, वी एल ले लोगे, और वी इनिशियल क्या ले लोगे आप, वी एच ले लोगे। अगर ये सारी वैल्यू अगर यहाँ पटकते हो ना, देखना तुम्हारा वही चीज निकल के आ जाएगी। तो माइनस यहाँ वी एल माइनस वी एच डिवाइडेड बाय एल माइनस जीरो, इसको सॉल्व करोगे तो चुपचाप से यही निकल के आ जाएगा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि मैग्नीट्यूड से मतलब है ना। तो आप जानते हो कि डेल्टा ई क्या होता है आपका, डीवी अपॉन डी एक्स होता है। तो उससे आप वी बड़ा माइनस छोटा करना है आपको, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। अरे आगे नहीं आ गई बात समझ में। ये सारी सारी चीजें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत डीप में और अच्छे से पढ़ी हुई है, तो आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो ये ई लिख दिया। अब मैं कहाँ गया, हाँ ये रहा ई। अब सुनो, मैंने आपको जब बैटरी बना के कल बताई थी, कल मैंने आपको जब बैटरी बना के सिखाई थी, मैंने आपको एक बात बताई थी कि बैटरी में अक्सर होता क्या है, कि एक पॉजिटिव पे होता है और एक नेगेटिव होता है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, बिल्कुल सही बात बोल दी सर आपने। लेकिन ज्यादा अच्छे कन्वेंशन की अगर हम बात करें, तो अगर यहाँ का V मान लो वी एल है, यहाँ का वी एच है, तो बच्चों इसको होता है एक्चुअली में लिखना चाहिए हमें क्या, डेल्टा वी लिखना चाहिए। हमें लिखना क्या चाहिए, डेल्टा वी लिखना चाहिए। और डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वी एच माइनस वी एल, बड़ा माइनस छोटा। लेकिन इसको अक्सर हम कैपिटल वी से लिख के छोड़ देते हैं। एक्चुअली में डेल्टा वी लिखना चाहिए, लेकिन हम क्या बोल देते हैं उसको, वी ही बोल देते हैं। वी बोलना एक तरह से ठीक नहीं है, लेकिन इसको हम वी को इससे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखो रिप्रेजेंटेशन आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि जो टीचर लिख के गए हैं पहले से, जो साइंटिस्ट लिख के गए वो मानना पड़ेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस को एक्चुअली में हमें डेल्टा वी से ही लिखना चाहिए, लेकिन हम जानबूझ के वी से लिख रहे हैं क्योंकि आपके जो साइंटिस्ट हैं वो लिख के छोड़ गए। तो वी आज के बाद जब भी वी देखोगे ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे तो उसको पोटेंशियल बोलोगे, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे तो उसको आप पोटेंशियल सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से पुकारोगे, ठीक है। तो मैं क्या इस बात को, यहाँ वाली बात को ध्यान देना, यहाँ वाली बात को क्या मैं यहाँ, ये पूरा कहीं कंफ्यूज मत करना है इसको, क्या मैं यहाँ वाली बात को, ये क्या लिखा है सर, ये और कुछ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो लिखा है। हाँ सर पोटेंशियल, उसको मैं क्या लिखता हूँ, ई इज इक्वल टू क्या, वी अपॉन एल लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल लिखता हूँ, बिल्कुल। कुछ टीचर आपका इसको वी इसलिए भी बोल देते हैं कि वो वी एल की वैल्यू जीरो ले लेते हैं और वी एच की वैल्यू आपकी वी ले लेते हैं। तो यहाँ से भी आप जब वी एच माइनस वी एल निकालोगे तो वो वी माइनस जीरो आपका वी ही निकल के आ जाएगी, तब भी तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो यहाँ से ई क्या लिखता हूँ मैं, वी अपॉन एल लिखता हूँ। बस इसका मैंने यूज क्या करना है, इसको उठा के मैं यहाँ पे पटकूंगा। इसको उठा के मैं जब यहाँ पटकता हूँ तो देखो यहाँ से क्या आएगा आपका, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर, ठीक है। मैं ए यहीं रहने देता हूँ, और आपका एक सेकेंड, कुछ मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूँ उसको, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय 2m। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कहाँ गया, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, अच्छा यहाँ यहाँ आ जाएगा v। इसको मैं ई को क्या लिखता हूँ मैं, वी अपॉन एल एल लिखता हूँ, हाँ ठीक है। तो वी अपॉन एल लिख दिया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, ए कहाँ गया भाई, सही है एक सेकेंड, हाँ तो यहाँ पे आ गया आपका ए अपॉन एल आ गया, ठीक है। बाकी सारी कोई चीज छूट तो नहीं गई,
ठीक है, एन आ गया आपका, ई स्क्वायर आ गया आपका, ए आ गया आपका, नीचे एल आ जाएगा, वी आ जाएगा, ऊपर टाउ आ जाएगा यहाँ पे, और 2 आ गया। ठीक, इस तरह से मैंने इस चीज को लिखा है कुछ। ठीक है, इस तरह से मैंने इस चीज को लिखा है। जल्दी से बता दो कि ये जो मैंने यहाँ पे पूरी काजस्तानी करी है, इसमें किसी को कोई परेशानी? जो मैंने काजस्तानी करी है इसमें कोई परेशानी, किसी को भी किसी की तरह की दिक्कत? सर ये क्या क्या लिख किया, क्या है, क्या कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया? बस एक सेकंड रुक जाओ, ये क्यों किया है, कैसे किया, वो सारी चीज अभी एक सेकंड में समझ में आ जाएगी आपको। उसके लिए ज्यादा इंतजार आपको करने की जरूरत है नहीं। पर जो मैंने सब कुछ किया है ये समझ में आ गया ना? इसमें जो मैंने यहाँ पे पूरा खिचड़ी पकाई है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि भाई सर आपने कैसे क्या किया है, ये क्यों किया है, ये मैं भी समझाऊंगा। जो किया है बस ये समझना है कि कुछ गलत तो नहीं किया आपके हिसाब से। तो देखो आगे समझते हैं। अब ये मैंने किया क्यों? तो मैंने ये किया क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको सामने एक निकाल के दिया है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड I। यहाँ पे V क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और I क्या हो जाएगा आपका करंट। मतलब मैंने आपको एक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन निकाल के दिया है, जिसका रिलेशन क्या निकल के आया है, उसको अगर मैं थोड़ा सा भी रीअरेंज करके लिखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा भी रीअरेंज करता हूँ, तो V इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले को अगर तुम देखना चाहते हो वापस देखो, तो एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, I इज इक्वल टू एन स्क्वायर ई, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर होगा। जो फॉर्मूला लगा था, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय 2m, सॉरी 2m, फिर आपका a बाय एल इंटू वी, ये फॉर्मूला निकल के आया था पिछला। ठीक है, मैं जानबूझ के a बाय एल अलग रख रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब अभी समझ में आ जाएगा। इसको मैं v के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप सर? v इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ आपका 2m बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय ए इंटू आई हो गया। ये हो जाएगा आपका रिलेशन बिटवीन, दिस इज योर रिलेशन बिटवीन। मैं फिर से कर रहा हूँ, याद करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक मैं आपसे ना बोलूं कुछ याद करना है, चाहे मैं डब्बे में बनाऊं चाहे मैं फूल माला के अंदर बनाऊं, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। जब तक मैं वहां पे ये ना लिख दूं कि तुम्हें याद करना है, तब तक कोई चीज याद नहीं करनी है। जहां याद करना होगा मैं बताऊंगा। अब ये चीज मैंने बताई क्यों, 2-3 रीजन है इसकी, मैं ये चीज बताई क्यों आपको, सुनना। तो आप बहुत आगे जाके ना, बहुत आगे जाके एक रिलेशन पढ़ोगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। बहुत आगे जाके एक ओम्स लॉ पढ़ने वालों, अभी ओम्स लॉ आया नहीं है, याद करो। बात ये, ओम्स लॉ ने एक स्पेसिफिक चीज बोली थी, ओम्स लॉ ने एक स्पेसिफिक चीज बोली थी। ओम्स लॉ यहीं से निकल के आया था एक्चुअली में, ओम्स लॉ यहां से निकल के आया था। ये ओम्स लॉ का प्रूफ नहीं है, पहली बात तो ये ओम्स लॉ का प्रूफ नहीं है, ये एक अलग प्रूफ है, एक अलग चीज है, एक अलग कंसेप्ट है। ओम्स लॉ ने इसी फॉर्मूले का यूज किया था। ठीक है, अब सुनो क्या हुआ। तो उन्होंने क्या बोला कि ये चीज क्या है, ओम्स लॉ को अगर हम उसमें घुसाते हैं तो यहाँ पे आते हैं ओम्स लॉ, इसका यूज किया था। ये किसी साइंटिस्ट ने निकाला था, मुझे याद नहीं किसी निकाला था, तो उसने यूज किया था। उन्होंने बोला कि इसको ना, इस चीज को हम अपना बुलाते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इस चीज को हम क्या बुलाएंगे अपना आज की बात में, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, जिसको हम किसे डिनोट करेंगे, आपका कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी अच्छी बात है सर। ठीक है, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसकी जो ऐसा यूनिट मानेंगे, इसकी जो ऐसा यूनिट मानेंगे वो हम मानेंगे आपका, जिसको हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, पढ़ते हैं रो, ठीक है, और लिखते हैं उसको, सॉरी रो क्यों, रो तो मुझे अभी पढ़ाना है बाद में। ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं आपका ओम नाम से बुलाते हैं। और इसके जो सिंबल होता है वो भी गणेश जी के नाम से ही होता है। देखो गणेश जी के बीच में क्या होता है, शिवलिंग ऐसे ही तो होता है, ठीक, इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, तो आपका ओम साइन के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम आगे जाके लिखेंगे V इज इक्वल टू IR, और यही है आपका ओम्स लॉ। पर हम ओम्स लॉ के बारे में अभी पढ़ नहीं रहे हैं, ओम्स लॉ के बारे में जो डिटेल और छोटी मोटी चीजें पढ़नी होंगी वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम किसी और चीज पे फोकस करना चाह रहे हैं। हमारा सारा का सारा फोकस ना अभी ना करंट पर है, ना वोल्टेज पर है, ना आपका पोटेंशियल डिफरेंस पर है। हमारा सारा का सारा ध्यान आपका इस पे है, क्योंकि इसी की तो हमने सारी राजस्थानी करी है अभी। इसी को निकालने के लिए तो हमने जो पूरी पूरी मैथमेटिक्स और जो पूरी पूरी खिचड़ी पकाई थी, वो हमने इसके लिए ही तो पकाई थी। ये जो पूरा यहाँ पे रामायण लिखी है अपन ने, ठीक है, इसके लिए इसी को तो हमने ये बोला है। तो हम इस पे गौर करना चाह रहे हैं कि ये क्या है, हम पूरा गौर इस पे करना चाह रहे हैं कि ये क्या है। तो अगर हम लिखते हैं कि ये क्या है, आर रेजिस्टेंस जो निकल के आया उसका फॉर्मूला क्या आ गया, 2m बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय ए निकल के आ गया, इंटू एल बाय ए निकल के आ गया। अब सुनो, अगर हम बात करें कि ये हो गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला मैं कह रहा हूँ फिर से, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, बिल्कुल याद मत करना। चाहे मैं डब्बे में बनाऊं, चाहे मैं जेल में बनाऊं, चाहे मैं गोले बनाऊं, चाहे मैं फुल माला में बनाऊं, तुम्हें याद नहीं करना।
बात ये कि इसको हम देखते हैं, इस चीज को हम घूर घूर के देखना चाहते हैं। ये क्या है, एल क्या है आपका सर, एल हो जाएगी मेरी लेंथ ऑफ वायर, एल क्या हो जाएगा मेरा, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए क्या हो जाएगा मेरा सर, एक हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनके बीच में, एम क्या है सर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, एन क्या है आपका नंबर ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखना ये नंबर ऑफ चार्जेस नहीं है, ये नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम है आपका, ठीक है। चलो ई क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। टाउ क्या है, टाउ है आपका टाइम पीरियड, टाउ क्या है आपका टाइम पीरियड। टाउ को शायद हम एक और नाम से बुलाते हैं जिसका नाम होता है शायद रिलैक्सेशन टाइम, और मैंने ना लिखवाया उसका नाम, तो एक बार देख लेते हैं कहाँ गया। सबसे फर्स्ट पेज पे इसको हम बोलते हैं, इसको कभी कभी हम टाइम पीरियड भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ज्यादा फेमस नाम है इसका रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन का मतलब भाई जब इंसान किसी से टकराता होता है तो उसको रिलैक्स में थोड़ा ना मिलता है, तो एक टकराने से दूसरे टकराने के बीच में जितना टाइम मिलता है उसको रिलैक्सेशन टाइम के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अब सुनो आगे। हाँ तो मैंने कहा कि ये क्या है आपका, आर क्या निकल के आया, आर निकल के आया 2m बाई एनी टाउ, एनी स्क्वायर टाउ। टाउ क्या है आपका, ये है आपका रिलैक्सेशन टाइम। किस बात पे निर्भर करता है, ये साफ सीधी बात है, इस बात पे निर्भर करेगा कि आपके कंडक्टर के अंदर या वायर के अंदर कितने चार्जेस हैं। ज्यादा चार्जेस होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा कोलिशंस होंगे, ज्यादा कोलिशंस होंगे तो कम होगा। अगर कंडक्टर नहीं है, अगर कंडक्टर नहीं है मतलब उसमें कम इलेक्ट्रॉन्स है, कम इलेक्ट्रॉन्स है तो साफ सी बात है कम वो होगा आपका कोलिजन होगा, कम कोलिजन होगा तो टाउ की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब ऑल इन ऑल मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, ऑल इन ऑल मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि सर ये जो भी चीज पूरी पूरी निकल के आ रही है ना, ठीक है, देखो एल तो क्या हो गया, लेंथ हो गई, ए क्या हो गया आपका एरिया क्वेश्चन, ये जो पूरी पूरी चीज निकल के आ रही है ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे, ये डिपेंड करेगा किसके, मटेरियल ऑफ द वायर। ये सबसे बड़ी बात क्या है, किस पे डिपेंड करने वाला है, ये चीज डिपेंड करने वाली, मेरा यही था जो मैं, मेरा मकसद पूरा होने वाला है, जो मुझे इतना मैंने लंबा चौड़ा कहानी सुनाई उसका मकसद मेरा पूरा होने वाला है कि मैं यही चीज प्रूव करना चाह रहा था कि ये जो चीज निकल के आ रही है ना यहाँ से, ये किस चीज पे डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन योर मटेरियल ऑफ वायर, कि जिस वायर का मटेरियल बना है, ठीक है, वायर जिस मटेरियल का बना है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो टाइम पीरियड रिलैक्सेशन टाइम मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन इस पर डिपेंड करेगा। और मटेरियल ऑफ वायर क्या क्या हो सकते हैं, तो 3 तरह के मटेरियल पाए जाते हैं दुनिया में, ये आप पहले भी जान चुके हो। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है आपका सेमीकंडक्टर, और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं आपका इंसुलेटर। ये सब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं आपका, ठीक है। क्या होती है इनकी डेफिनेशन, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कवर कर चुके हैं, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन में लिखा चुका हूं, मैं रिवीजन करता हूं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें आपके बहुत सारे चार्जेस फ्री पड़े हुए हैं आपके। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं जिसमें आपके कुछ चार्जेस फ्री हैं, कुछ चार्जेस बाउंडेड हैं, फ्री नहीं है। और इंसुलेटर क्या होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जेस या मैक्सिमम क्या 99.99% चार्जेस क्या है आपके, वो बाउंडेड है, वो फ्री नहीं है, तो वो ऑब्वियसली आपके करंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं ये जो बात बोलना चाह रहा था कि आपका ये वाली चीज किस पे डिपेंड करती है, पूरी पूरी मटेरियल ऑफ वायर पे डिपेंड करती है। आगे बढ़ते हैं इस बात पे। तो मैंने क्या कहा कि 3 तरह के मटेरियल आपके सामने प्रेजेंट हो गए, तो मैंने आर इज इक्वल टू क्या निकल के आया आपका, आर इज इक्वल निकल के आया 2m बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। और यहाँ पे आया आपका एल अपॉन ए निकल के। मैंने आपको समझाया कि ये वाली जो चीज है वो सिर्फ किस पे निर्भर करती है कि मटेरियल किसका बना है, या तो वो कंडक्टर होगा, या फिर वो आपका इंसुलेटर होगा, या फिर आपका वो सेमीकंडक्टर होगा। उनकी डेफिनेशन क्या होती है वो आप सब जानते हो। अब बात आ गई इस बात की, बात आ गई इसकी कि देखो, अब खुद सुनना, इस बात को समझना, ठीक है, इस बात को समझना। अगर ये ई क्या है सर, ये ई है चार्ज, बिल्कुल सही बात है। ये एन क्या है, ये है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, पर है तो नंबर ऑफ चार्ज ही ना, हाँ सर नंबर ऑफ चार्ज। अगर इस एन की वैल्यू बढ़ेगी, ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना मैं जो बात बोलने वाला हूँ, अगर इस एन की वैल्यू को मैं बढ़ाऊंगा तो मुझे बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी या घटेगी। अगर मैं इस एन की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी आपकी, बढ़ेगी या घटेगी, तो साफ सी बात है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगी कि आपकी घटेगी। मतलब और अगर मैं इस एन की वैल्यू घटाऊंगा, अगर मैं इस एन की वैल्यू घटाऊंगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी आपकी, बढ़ेगी, ठीक है। मतलब सर अगर मैं इसी को पकड़ लूं, तो अगर मैंने अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाए तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे की वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ाने का मतलब कि वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कंडक्टर ज्यादा अच्छा है ना, हाँ सर बिल्कुल अच्छा है। लेकिन उससे दिक्कत क्या हो रही है, 2m बाय एन ई स्क्वायर टाउ की वैल्यू ये क्या होती जा रही है, ये उल्टा काम कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये कंडक्टर की तरह काम तो नहीं कर रही, कंडक्टर के उल्टा काम कर रही है। ये कंडक्टर क्या काम कर रही है, उल्टा काम कर रही है, ठीक है। अब सुनो, तो इस चीज को हम बड़े प्यार से आगे जाके बुलाते हैं रो से, और उसको हम बोलते हैं आपका रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। इसको आगे जाके प्यार से बुलाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कंडक्टर का उल्टा काम कर रही है।
तो कंडक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ने चाहिए थे, और ये उल्टा शो कर रही है भाई, कोई चीज इंक्रीज इंक्रीज हो रही थी, ये डिक्रीज का शो कर रही है, मतलब ये उल्टा काम कर रही है। तो उल्टा काम क्या होगा आपका कंडक्टर का, कि उसको रजिस्टर का काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करके इसी फॉर्मूले को हम लिखते हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठा जो हर बच्चा है, वो हर बच्चा इस फॉर्मूले को जानता है कि नहीं? जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, हर कोई बच्चा इस फॉर्मूले को जानता है, लेकिन मेरे ख्याल से आज हर बच्चे को समझ में आया होगा ये फॉर्मूला आया कैसे। आज आज मतलब पता तो सबको ये फॉर्मूला, पर ये आया कैसे, कि ये हम रो लाए कहाँ से, और हमने इसको रो ही क्यों लिखा, इसको हमने कुछ और क्यों नहीं लिखा, और ये रो इसको हम रेजिस्टिविटी क्यों बोलते हैं, इस सारी की सारी चीज, ये एल कहाँ से आता है, ए कहाँ से आता है, फॉर्मूला तो आप सबने याद कर दिया, रो एल अपॉन ए होता है। बचपन में जब आपने क्लास 9th में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होती है ना, या 9th में जब आपने करंट पढ़ा होता है, तो उस टाइम आपको लिखवाते हैं, देखो लेंथ लंबी होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो उसके हिसाब से उल्टी सीधी बात लिखवा देते हैं। पर बात ये कि ऐसा हुआ क्यों, तो उसका पूरा ज्ञान मैंने आपके सामने यहाँ पे टपका दिया। आप आई होप कि हर बच्चे को अच्छे से समझ में आया होगा कि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए आया कहाँ से, वो यहाँ से आया आपका, ठीक है। जहाँ पे आर क्या होता है, जहाँ पे रो क्या होता है, रो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होता है। पहली बात तो याद रखना, रो क्या होता है यहाँ पे, सर रो इज योर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, और इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ओनली। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ओनली, एक्सक्यूज मी, ठीक है। ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये किसी भी आपके डायमेंशन पे डिपेंड, किसी भी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कैसा है, कि वो मटेरियल आपका कॉपर है, कि वो मटेरियल आपका ब्रास है, कि वो मटेरियल आपका एल्यूमिनियम है, कि मटेरियल आपका वुड है। ये इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात सबसे समझने वाली इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी यूनिट की बात कर दूं मैं आपसे, इस रो की यूनिट की बात कर दूं, तो बहुत सिंपल सी बात है कि हर बच्चा क्या लिखता है, रो इज इक्वल टू क्या लिखता है आप, आर ए अपॉन एल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, आर ए अपॉन एल लिख सकते हो। तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या निकल के आ जाएगी सर, ओम, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, काटा पीटी मचाओगे आंसर पाओगे, तो आंसर तुम्हारा आएगा ओम मीटर। आंसर क्या आएगा तुम्हारा, ओम मीटर निकल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आपका कंडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ समझना जरूरी। कभी कभी सवाल में आपसे रेजिस्टिविटी की जगह पे कंडक्टिविटी पूछ लेता है। तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इसको जनरली हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टिविटी कुछ नहीं होता है, ये 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है, बस याद रखो। कंडक्टिविटी क्या होता है आपका, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज भी, ठीक है। ये तो खैर आपको याद करना ही है और याद होगा भी, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। कुछ नहीं होता कंडक्टिविटी, अभी रेजिस्टिविटी मतलब रोकना, कंडक्टिविटी मतलब बहा देना, ठीक है। तो याद करना, ये तो ये उल्टा होता है, उल्टा हो गया तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, उल्टी यूनिट भी इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी 1 अपॉन ओम मीटर हो जाएगा, 1 अपॉन ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन जैसे जैसे देखो सारी चीजें रिलेटेबल है आपस में, प्लीज ध्यान देना जो चीज बोलने वाला हूँ। जैसे आर से क्या होता है, आर से होता है रेजिस्टेंस, आर से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आर से होता है आपका रेजिस्टेंस। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है, या तो हम लिखते हैं ओम ऐसे, या फिर साइन बनाते हैं ओम ऐसे, ठीक है। आवाज कम आ रही है कि मेरी, आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि मेरी, जल्दी बोलो आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देखो। तो इसको हम ओम से डिपेंड करते हैं, तो ऐसे हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका एक होता है सी, सी का मतलब होता है आपका जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। कुछ नहीं है, जबरदस्ती की बात है, जबरदस्ती की बात है। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस सर, कंडक्टेंस कुछ नहीं 1 अपॉन आर होता है। जैसे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस बस वही है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सर, इसकी यूनिट हो जाती है ओम इनवर्स, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ओम इनवर्स, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अच्छी बात पता है क्या है, अच्छी बात क्या, देखो ओम लिखा है तुमने ओ एच एम, ठीक है। और कंडक्टेंस क्या है, उल्टा ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसकी यूनिट को कभी कभी गिव लिखते हैं मो। बड़ा अजीब लगता है सुनने में बोलने में कि भाई ये कैसे, ये कौन सी बात हुई, ठीक है। पर ऐसा होता है, इसकी यूनिट कभी कभी एम एच ओ यानी मो भी लिखी जाती है, जैसे कुछ नहीं, रेजिस्टेंस का उल्टा मो। उसी तरह यहाँ पे काम करते हैं। तो देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है सर, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है आपकी ओम मीटर, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम मीटर। तो कंडक्टेंस कंडक्टिविटी सॉरी रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है आपकी ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी 1 अपॉन ओम मीटर, ठीक है। तो कुछ किताबें आपकी इस तरह से लिखती हैं कि ओम मीटर इनवर्स लगा देती हैं बाहर की तरफ, तो वो भी यूनिट है। लेकिन कुछ किताबें और ही अच्छा खेलती है, कुछ किताबें और ही अच्छा खेलती हैं, वो क्या लिखती हैं इसको, इसको लिखती है मो मीटर,
क्या लिखती है इसको, मो मीटर। मतलब मो मीटर लगाने का मतलब क्या होगा, ये पूरा का पूरा इसका उल्टा होगा। जबरदस्ती की बात है और कुछ नहीं, वैसे आपको समझ में आनी चाहिए। मेन तो आपके लिए ये है, बाकी सब तो आपका सिर्फ वो भावनाओं के साथ में खेल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। आपको रेजिस्टिविटी के बारे में सारा ज्ञान होना चाहिए और आपको सारा ज्ञान होना चाहिए आपके रेजिस्टेंस के बारे में। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, ठीक है, एक बात मैं अब कहाँ गया, क्वेश्चन नहीं, नोट पॉइंट सुनो। नोट पॉइंट वैसे मैं ये चीज बता चुका हूँ, लेकिन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि भाई मान लो रेजिस्टिविटी क्या निकल के आपकी, ये निकल के आती है आपकी RA/L निकल के आती है, ठीक है रेजिस्टिविटी। हाँ रिज्वाइन कर लो ऋतु ऋतु, और नेटवर्क वाले एरिया में बैठो, ठीक है। आर क्या होता है, ρL/A। तो पहली बात तो याद रखना कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इट्स वैल्यू रिमेन्स सेम फॉर सेम मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सेम मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या रहती है बच्चों, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम मटेरियल अगर सेम है, अगर कॉपर है तो चाहे आर की वैल्यू चेंज कर दो, चाहे ए की वैल्यू चेंज कर दो, चाहे एल की वैल्यू चेंज करो, इसकी वैल्यू कॉपर की जो है वही की वही रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। दूसरी बात है कि आपने जो आर इज इक्वल टू, दूसरी बात है कि आपने आर इज इक्वल टू जो लिखा है ρL/A, आर इज इक्वल टू जो आपने लिखा है ρL/A, इसमें आप थोड़ी सी हम चीज करने वाले हैं इंपॉर्टेंट। वो सुनो वो क्या होती है, ये एल क्या होता है, तो आप एल क्या जानते हो सर, लेंथ ऑफ वायर। लेकिन दिक्कत ये, दुनिया में लेंथ तो बहुत सारी हो सकती है, लेंथ तो बहुत बहुत सारी हो सकती है, कौन सी लेंथ की बात कर रहा है एक्चुअली में, कौन सी लेंथ की बात कर रहे हो। तो ध्यान दो, ये सवाल आपका IIT नीट और पता नहीं कितनी जगह पे आया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, मेरे टाइम पे आया था सोचो, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, IIT में आया था ये क्वेश्चन। तो मान लो इस तरह से आपका, मैंने गंदा डब्बा बना दिया, तो सुनो कि मैंने बोला कि भाई आपका मान लीजिए एक क्यूब 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 शेप का या क्यूबोइडल शेप का आपका कंडक्टर है, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब बात ये है कि सर अगर मैंने बोल दिया ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, और फिर मैं आपसे पूछूं बताओ ये L क्या होगा, ये L जो होगा वो L1 होगा, मुझे आप लोग बताओ, देखते हैं आप लोगों को आता है नहीं आता है। इस जगह पे इन तीनों में से L1 L2 L3 में से आप L की वैल्यू क्या रखोगे, L1 रखोगे, L2 रखोगे, L3 रखोगे, जल्दी बता दो। तीन तीन लेंथ दिख रही है ना आपको यहाँ पे इस क्यूब में, तो आप कौन सी लेंथ को यहाँ पे R इज इक्वल टू ρL/A में आप कौन सी वैल्यू को रखना चाहोगे, L1 को रखना चाहोगे, L2 को रखना चाहोगे, L3 को रखना चाहोगे, जल्दी बताओ आंसर, मैं भी देखता हूँ कि आप लोग सही आंसर करते हो कि नहीं करते, जल्दी बताओ। थोड़ा सा और कंफ्यूज करते हैं आप लोगों को, ठीक है। अर्षित जी का भी आंसर L1 है, ऋतु जी का भी आंसर L1 है, थोड़ा सा और कंफ्यूज करते हैं। ए, जो ए होता है इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब कोई भी भाग, ठीक है, कोई भी हिस्सा उसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब सुनो, इसमें अगर इसमें भी तो बहुत सारे एरिया हो सकते हैं सर, क्या कहाँ दिख रहे हैं आपको बहुत सारे एरिया, मुझे दिखा के बताओ मैं मानूं तब, दिखा देते हैं, ऐसा क्या है, मेरा को क्या है, देखो, तो देखो एक तो एरिया ये हो जाएगा, ठीक है, ये अगर नीचे है तो ये ऊपर है तो ये नीचे भी तो होगा, एक ही बात है ना, ऊपर है तो नीचे भी होगा, तो एक एरिया ये दिखा दिया। दूसरा एरिया देखो, एक एरिया आपका ये हो गया, ठीक है, एक एरिया ये हो गया, ठीक है। तीसरा एरिया भी है क्या कोई, हाँ बिल्कुल है, देखो लगे रहो, तीसरा एरिया ये हो गया, ठीक है। ऐसे पीछे भी होगा, पीछे वाला बना नहीं सकता मैं क्योंकि फिर वो ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऐसे तीन एरिया हो जाएंगे, तो एक तो हो गया आपका ग्रीन वाला एरिया हो गया, ठीक है, और एक आपका ये येलो वाला एरिया होगा, और एक आपका ऊपर ब्लू वाला एरिया होगा। एक ब्लू वाला एरिया को थोड़ा सा मैं डार्क बना देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा अलग रिप्रेजेंट करे, तो ये ठीक है, एक येलो वाला एरिया, एक ग्रीन वाला एरिया, एक येलो ब्लू वाला एरिया, तो तीन एरिया भी तो होंगे इस तरह से। मैं एक बार इनके सामने नाम लिख देता हूँ इनके, तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो देखो मान लो आपका ये वाला एरिया हो गया A1 एरिया हो गया, ठीक है, आपका ये ग्रीन वाला एरिया A2 एरिया हो गया, और आपका ये येलो वाला एरिया मैंने A3 बोल दिया। अब बताओ तुम इसमें से एरिया कौन सा लिखोगे, A1 लिखोगे कि A2 लिखोगे कि A3 लिखोगे, जल्दी बता दो मेरे को, जल्दी बता दो। अब आया ना कंफ्यूजन का पॉइंट, अच्छा सा, अब बताओ तुम कौन सा एरिया लिखोगे, तुमने L1 L2 L3 तो बता दी, सबने L1 L1 कर दिया, आप सब लोगों ने आंसर तो कर दिया अलग अलग, कोई A1 A2 A3 को बोल रहा है, कोई L1 L2 L3 बोल रहा है अपने हिसाब से, ज्यादातर बच्चों ने L1 लिया है, ज्यादातर बच्चों ने L1 लिया है, और बच्चों ने फिर इसमें थोड़ा सा अलग अलग, कोई A1 बोल रहा है, कोई A2 बोल रहा है, कोई तो A1 A2 दोनों बोल रहा है, कोई A3 तो कोई एक आधिक A3 भी बोल रहा है, तो बड़े कंफ्यूजन पॉइंट है। तो बात ये, जिन्होंने भी आपका L1 बोला है, चाहे जिन्होंने भी आपका A1 A2 A3 में कुछ बोला है, वो सबके सब गलत है, वो सबके सब गलत है,
क्योंकि L1 होगा या L2 होगा या L3 होगा, A1 होगा, A2, A3 होगा, ये किसी ऐसी चीज पे डिपेंड करता है जो अभी तक मैंने स्क्रीन पे लिखी नहीं कहीं पे। ठीक है, L1 लेंगे या L2 लेंगे या L3 लेंगे या A1 लेंगे, A2 लेंगे, A3 लेंगे, ये आपका किसी और ही चीज पे डिपेंड करता है। और वो जो चीज जिस चीज पे डिपेंड करता है वो मैंने आपकी स्क्रीन पे अभी तो लिखी ही नहीं, बोला तभी सर नहीं बता पाया हम आंसर। हाँ साले, ठीक है अब सुनो, तो वो डिपेंड करता है कोई और ही चीज पे जिसको हम बोलते हैं आपकी, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स, आपको कौन सी लेंथ लेनी है और आपको कौन सी एरिया लेना है, वो आपका डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इस बात पे निर्भर करता है कि आपने करंट क्या लिया है। तो मेरे गधेड़ों बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें मैंने जब करंट की डायरेक्शन ही नहीं दी सवाल में, तो तुम अपने हिसाब से कैसे ले सकते हो करंट की डायरेक्शन। जब मैंने तुम्हें करंट की डायरेक्शन दी नहीं, तो तुम्हारा सवाल पता क्या होना चाहिए था, तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए था करंट की डायरेक्शन नहीं दिया आपने। अगर पता होता तो वो तुम सब यहाँ पर ड्रॉपर बैठो, एक आध बच्चे को छोड़ के तुम सब यहाँ पर ड्रॉपर हो, तब तुम्हारी हालत है। ठीक है, तुम्हें यही बेसिक नहीं आ रहा है कि कौन सा लेते हैं कौन सा नहीं लेते हैं, और ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, सब जगह आया हुआ है। कोई बात नहीं, तो उसी को उन्हीं पाप को धोने के लिए तो अभी पढ़ रहे हो आप। ठीक है, मेरी गारंटी है आपको इतने बेसिक से इतने ऊपर तक लेके जाऊंगा कि तुम भी अपने ऊपर ही प्राउड फील करोगे कि यार इतने दिनों में हम इतनी अच्छी फिजिक्स कैसे कर सकते हैं। तब तो मजा है मेरे से पढ़ने का, वरना तो तुम बस सब बाकी सब भी पढ़ा रहे हैं दुनिया में, तुम भी पढ़ ही रहे हो बस। ठीक है, अपने पास ऐसी कोई भीड़ भी नहीं है कि अपने पास में ऐसे कि एक बार में हजार हजार लोग पढ़ रहे हैं, 10-10 हजार लोग पढ़ रहे हैं, 20-20 हजार लोग पढ़ रहे हैं, कि उनमें से भाई टीचर को पता ही नहीं कौन पढ़ने आ रहा है कौन पढ़ने नहीं आ रहा है, और किसको समझ में आ रहा है किसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको मतलब नहीं है। मैं कम बच्चों से स्टार्ट किया था, मैं कम बच्चों को आगे तक पढ़ाऊंगा और तुम्हारा सिलेबस मैं ही खत्म करूंगा, इसकी बात में मेरी गारंटी है। ठीक है, यूट्यूब पे या फिर मतलब सो कॉल्ड एक और चैनल पे जहाँ पे मेरे कुछ दोस्त भी हैं, अन अकेडमी पे और फन और कोई फन अकेडमी और जो जितनी भी अकेडमीज है, ठीक है, उन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है कि एक एक टीचर जो पढ़ा रहा है 5-5, 6-6 हजार बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है, उनके ग्रुप में जाके तुम टेलीग्राम में ग्रुप में जाके एक बार देखना, भाई 5-5, 6-6 हजार लोग आ रहे हैं, वो बस एक बार उसको वो एक बार मैसेज कर देते हैं, बस 5-5, 6-6 हजार लोग देख लेते हैं। अब ये बताओ फिर ना अपने बच्चों को खुश करने के लिए 2-4 बच्चे उनको रेड हेड दे रहा है, कोई डायमंड हेड दे रहा है, कोई ये हेड दे रहा है, वो हेड दे रहा है, और बच्चे टीचर बोलता है थैंक यू दिस थैंक यू दैट। बच्चे इसलिए बच्चे क्या कर रहे हैं अपने आप को पिक्चर में लाने के लिए ना, क्या कर रहे हैं कि भाई बच्चे अपने आप को पिक्चर में लाने के लिए टीचर को रेड हेड दे रहे हैं, डायमंड हेड दे रहे हैं, पैसे दे के। ठीक है, और टीचर उनका नाम मेंशन करता है कि थैंक यू, फॉर एग्जांपल थैंक यू विशाखा, थैंक यू अनमोल, थैंक यू, ऐसे करके नाम बोल देते हैं। बच्चा खुश हो जाता है कि मेरा नाम दिया मेरा नाम दिया। ठीक है, पर उससे यार उससे ये क्या कर रहे हो तुम यार, मतलब पढ़ाई करने आ रहे हो ना, ये सब क्या कर रहे हो तुम फालतू की चीजें। खैर, अब ऑनलाइन का ये फायदा भी है, ऑनलाइन का नुकसान भी है। ठीक है, अब दोनों ही चीज बातें हैं, अब दोनों बातों को एक साथ प्रूव तो नहीं कर सकते, दोनों का फायदा भी है दोनों का नुकसान भी है, पर कुछ ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आप बस दो दिमाग से गरीब, अब तुमने, चलो जो भी है, तो बात ये है कि भाई अगर हम कम बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो अपना इतना वर्थ होना चाहिए कि भाई हम उन बच्चों की तरह ना रहें जो उन 5-5, 6-6 हजार या 500-600 बच्चों के बीच में बच्चे पढ़ रहे हैं। तुम भी जानते हो ऑनलाइन पढ़ना आसान नहीं है, ना पढ़ाना आसान है। ऑनलाइन ना पढ़ना आसान है ना पढ़ाना आसान है, दूसरी बात अगर पढ़ना तो और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। और आप लोगों के पास बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि नेट खराब आ रहा है कभी, कि भाई कभी आपके घर में कोई मेहमान आ गया, अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो आपको शायद शादियों में जोर से जाना पड़े। ठीक है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कुछ बच्चे गरीब हैं तो वो इतने महंगे महंगे कोर्स नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, कुछ के घरों में लड़कियों में खासकर लड़कियों की प्रॉब्लम है, कुछ लड़कियां यहाँ पे पढ़ाई भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, उनको फिर सब कुछ करना है। ठीक है, तो वो सब है। तो अब अगर कम बच्चे पढ़ने के बाद भी तुम वो चीज हासिल ना कर पाए, कि जो बच्चा भाई 500-600 में कहीं गायब वो क्या कर रहा है, वो अचीव कर रहा है कुछ, तो तुम वो भी अचीव नहीं कर पाए, तो फिर कोई मतलब नहीं रहा तुम्हारे पढ़ने का। ठीक है, कृपया करके अब कम बच्चे पढ़ रहे हो तो उसका पूरा यूज उठाओ, फिजिक्स को चूस लो यार, जितना ज्यादा चूस सकते हो तुम मेरे से। ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ, जब सब्जी खरीदने जाते हो मार्केट में तुम या तुम्हारी मम्मी या जो भी सब्जी खरीदने जाता है, तो तुम भी लोग समझ गए होगे कि जब भाई जब गलती से 100 रुपए की सब्जी खरीद लेते हो या फिर 150 रुपए की सब्जी खरीदते हो ना, तो वहां भैया से बोलते हो ना भैया थोड़ा धनिया डाल देना, थोड़ा मिर्च डाल देना, फ्री की सब्जी थी ना, फ्री की लेना चाहते हो ना, तो भाई यहाँ तो तुम फिर भी थोड़ा बहुत पैसा दे रहे हो ना, हर महीना दे रहे हो, जितना भी दे रहे हो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहे हो ना, तो क्यों नहीं अपने नॉलेज को बढ़ा रहे। ठीक है, जब मैं अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए और तुम यहाँ पे अवेलेबल हो भाई, तो क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, पढ़ा तो हम सबको बराबर रहे हैं, पर भाई कौन पढ़ के आगे निकल जाएगा वो उसके हाथ में। ठीक है, बाकी सब तो अपने। चलो हम आगे ये बात करते हैं। अगर मैंने बोला कि आपका उस तरह से मैंने वो बना दिया था आपका, कि भाई अब मैं समझाता हूँ कि किस बात पर निर्भर करता है, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा आपको, समझने की कोशिश करना थोड़ी सी। तो देखो, यहाँ पे मान लीजिए मैंने आपका इस तरह से कंडक्टर बना दिया, या वायर, एक क्यूबोइडल वायर बना दिया आपका इस तरह से। ठीक है, और मैं इनको सबको ज्वाइन करता हूँ पहले एक बार, उसके बाद फिर अपन आगे देखते हैं। और मैंने क्या किया, इस तरह से मेरा
मस्त। और एक और इस तरह से हो गया, ठीक है। अब सुनो, सबसे बड़ी बात है कि आपको कौन सा एरिया लेना होता है और कौन सा लेंथ लेनी होती है, किस बात पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है इस बात पे कि आपका करंट की डायरेक्शन क्या है। मान लो जो मेरा करंट है, मान लो जो मेरा करंट है वो इस तरफ से आ रहा है, कि इस तरफ से आ रहा है मेरा करंट, और एक तरफ से आ रहा होगा तो दूसरी तरफ से वो निकल भी रहा होगा, क्योंकि करंट हमेशा निकलता है, फ्लो होता है ना। फ्लो, फ्लो का मतलब है एक तरफ से आना एक तरफ से जाना, तो करंट यहाँ से निकल रहा है। तो अब बात करते हैं हम उस फॉर्मूले की। रो इज इक्वल टू क्या होता है? रो इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। रो क्या होता है? रो इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है आपका, ठीक है। तो रो क्या होता है आपका? रो इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। जहाँ पे रो तो डिपेंड ही नहीं करता है इस बात पे कि आपका क्या कैसा है, वो क्यूबॉइडल है कि वो तो उससे मटेरियल पे डिपेंड करता है किसका बना हुआ है, और किसी पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम बात करें इसका कि एल क्या होता है, तो आप ध्यान देना, एल होता वही है, लेंथ ऑफ वायर। एल होता क्या है आपका? लेंथ ऑफ वायर ही होता है, लेकिन इसको लेना कहाँ पर? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लेना होता है हमेशा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर डायरेक्शन पैरेलल टू करंट, जो भी लेना है वो ले लो। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आपको लेंथ हमेशा वो लेनी है, आपको लेंथ हमेशा वो लेनी है जो कि आपके करंट की डायरेक्शन की या तो पैरेलल हो या उसकी दिशा में हो। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि L1 लेंथ है यहाँ पे, ये आपकी L2 लेंथ है, और इस तरह से आपकी L3 लेंथ है। तो आपको यहाँ पे L को क्या लेना पड़ेगा सर? L को मैं यहाँ पे आपका L1 लूंगा, बिकॉज आप साफ साफ देख सकते हो कि करंट इस तरफ जा रहा है, तो आपकी ये वाली जो लेंथ है, आपको ये वाली लेंथ लेनी होगी। जिस दिशा में आपका करंट जा रहा है उस दिशा वाली लेंथ को आपको अपनी लेंथ मानना होगा। तो आप एल को क्या लोगे? अपना L1 लोगे। अगर दूसरी बात करें एरिया किसको लेते हैं, तो सुनो, एरिया हम लेते हैं, ए क्या होता है सर? ए होता है मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए क्या होता है मेरा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ये तो खैर सब हर गधे को पता होगा और हर अच्छे बच्चे को पता होगा, लेकिन इसमें फर्क क्या है जो आपके गधे बच्चों को और अच्छे बच्चों को फर्क करेगा? वो है कि कौन सा एरिया लेना है। तो आपको ये एरिया लेना है कि सरफेस परपेंडिकुलर, ये उस वाला एरिया को लेना है जिसकी सरफेस इज परपेंडिकुलर टू, मैं परपेंडिकुलर को इस साइन से बना रहा हूँ, इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपको वो वाला एरिया लेना है हमेशा, वो वाला एरिया लेना है हमेशा जो कि आपका डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, जिसकी सरफेस परपेंडिकुलर चाहिए। यहाँ पे एरिया को आपको वेक्टर क्वांटिटी में नहीं मानना। पहली बात तो यहाँ पे आपको एरिया को वेक्टर क्वांटिटी में नहीं मानना है, जहां वहां मानना है वो आप मान चुके हो। अब उसको उसके अलावा कहीं मानना होगा तो बताया जाएगा। तो अब तुम देख सकते हो कि सर कौन से एरिया को मुझे आपका लेना चाहिए, कौन से एरिया को लेना चाहिए। तो साफ सीधी बात है कि जो मैंने पिछली बार येलो साइन से बनाया था, मतलब ये वाला जो एरिया है बच्चों, ये इसको आप लोगे अपना क्रॉस सेक्शन एरिया। कोई बोलेगा सर ये भी तो है वो पैरेलल, तो हाँ ये भी ले सकते हो, कोई भी एक लेना है, दोनों नहीं लेने हमेशा, बस याद रखना। आपको क्या याद रखना है कि दोनों एक साथ नहीं लेने, क्योंकि दोनों है तो एक ही चीज ना। चाहे यहाँ वाला ले लो चाहे यहाँ वाला ले लो, एक बार में एक ही लेना होता है। तो आपको कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया लेना होगा? आपको लेना होगा ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। आपको ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया आपको लेना पड़ेगा। तो ये आपका ए, मान लो ये आपका A3 था, मान लो कहने के लिए, इस तरफ आपका A2 था और ऊपर वाला आपका A1 था। तो आपको यहाँ पे एरिया कौन सा लेना होगा? सर एरिया मैं लूंगा आपका A3। अब मुझे बता दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो कि ये जो मैंने एरिया कौन सा लेना होता है और आपका लेंथ कौन सी लेनी होती है, जल्दी बताओ, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या आ गई बात? समझ में इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं इसके ऊपर, बच्चे गलत भी करके आते हैं, ढेरों भीड़ में बच्चे गलत करके आते हैं इस चीज को। ये जो चीज मैंने स्क्रीन पे लिख दी है, ये स्क्रीन पे जो भी चीज लिखी है मैंने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये सारा का सारा ज्ञान आपको याद होना चाहिए हमेशा। इससे पहले जो मैंने नोट पॉइंट्स लिखवाए तो वो भी याद होने चाहिए, प्लस आपका ये जो मैंने ज्ञान लिखवाया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे एग्जाम में सवाल आए हैं, आते हैं, आएंगे आगे, इसलिए आपको अच्छे से समझ में करनी होगी। डायरेक्शन एज्यूम नहीं कर सकते, और चीज जब तक आपको करंट की डायरेक्शन नहीं दी, आप अपने हिसाब से डायरेक्शन को एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे सवाल वो जानबूझ के पूछा था, ताकि आप लोग ये आंसर करो कि सर हम नहीं आंसर कर सकते बिकॉज हमें करंट की डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक है। तो चलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस पे फिर एक काम करते हैं, इस पे एक सवाल कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप लोग सही कर पाते हो नहीं कर पाते हो। क्वेश्चन है आपका इस तरह से कि भाई मान लीजिए कि मैंने बोला कि एक बॉडी है, एक बॉडी है जिसका रेजिस्टेंस है, एक बॉडी 1 है, और वो किसकी बनी है? वो कॉपर की बनी है, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस जो है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो R इज इक्वल टू 5 ओम है, ठीक है। और बॉडी 2 है जिसका जो कॉपर की है, और उसका रेजिस्टेंस आपका है, उसका रेजिस्टेंस है आपका इसको मैं R1 बोलता हूँ, इसको मैं R2 बोलता हूँ, और इसको मैंने बोल दिया 10 ओम है, ठीक है। ये मैंने बोल दिया, चलो बहुत बढ़िया, ये बोल दिया, ठीक है। सवाल है फाइंड द रेशियो ऑफ
फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कंडक्टिविटीज, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कंडक्टिविटीज, मतलब सिग्मा 1/σ2 आपको निकाल के बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। जल्दी अगर आप कर सको तो मुझे बता दो, इसका आंसर निकाल सको तो जल्दी बता दो क्या आंसर आएगा, देखते हैं किसका सही होता है। मैंने क्या बोला, कुछ लोगों ने आंसर किया है 2:1, कुछ लोगों ने आंसर किया 1:1, तो उन्होंने क्या किया होगा सर, सिग्मा 1/2, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है, तो यहाँ पे आप ρ2/ρ1 लिखते हो। ρ2/ρ1 को आप जानते हो, मैंने थोड़ी पहले क्या लिखवाया था, RA/L लिखवाया था। ठीक है, अगर ए और एल को क्या मानते हैं फिर बच्चों सेम मान लेते हैं, तो आप बताओ आर और ए क्या है, डायरेक्टली आर और रो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएंगे, तो इसको R2/R1 लिख दोगे। R2 क्या है आपका 10 है अपॉन 5 है, तो आंसर लिख दिया आपने 2/1 लिख दिया। रेशियो पूछा है तो आप 2:1 बोलो चाहे 2/1 बोलो, एक ही बात है। और ये होता है बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप और बहुत ही गंदा पाप, बहुत ही घिनौना पाप। ठीक है, डुबकी मान लो अपनी, दो बूंदी डुबकी आती है ना, उसमें मान लेना, उसके बाद जिंदा नहीं पड़ोगे। अब सुनो उन्होंने क्या गलतियां करी, उन्होंने क्या गलतियां करी वो सुनो। तो गलती ये कर रहे हो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि आपसे अगर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पूछा है तो ठीक है, आप इसकी जरूरत थी नहीं वैसे, पर इसको करना चाह रहे हो, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बॉडी 2 है ये किसकी बनी है, सर ये तो कॉपर की बनी है। मेरे प्यारे बच्चों, बॉडी 1 किसकी बनी है, ये भी कॉपर की बनी है। तो मेरे गधेड़ो बच्चों, जो रेजिस्टिविटी होता है मैंने लिखवाया था, डिपेंड्स ओनली ऑन, डिपेंड्स ओनली ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल या मटेरियल ऑफ वायर। सिर्फ ये मटेरियल पे डिपेंड करती है ना गधेड़ो। अगर दोनों की मटेरियल ही सेम है, दोनों के मटेरियल सेम है, तो क्या दोनों की रेजिस्टिविटी सेम नहीं हो जाएगी? अरे जब दोनों की रेजिस्टिविटी, जब दोनों का मटेरियल ही सेम है तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। देखो समझ में आई नहीं, गलतियां होती है, मैं मना नहीं कर रहा, पर गलती होने के बाद समझ में आने वाली बात तो और बड़ी होनी चाहिए। समझ में आई कि नहीं? बच्चे धड़ल्ले से क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, धड़ल्ले से। इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन करवाया कि मुझे पता था कि आप मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलत करोगे, मैक्सिमम छोड़ो, आप सभी ने गलत किया है। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आ गई क्या गलतियां हो रही हैं आपसे? तो कृपया करके आंख नाक कान जो भी होते हैं सबको खुला रखे। ठीक है, कान और आंख तो, मतलब कान और नाक तो ऑब्वियसली खुली रहते हैं, ज्यादा टाइम आंख को भी खुला रखो, दिमाग का भी प्रयोग करो थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट चीजें करते हैं अपन, क्वेश्चन के हिसाब से सुनना। कि मान लीजिए कि भाई मैंने इस तरह से आपका एक बना दिया, इस तरह से आपका क्यूबॉइड ही बना रहा हूँ आपस में। ठीक है, आपस में क्यूबॉइड बना रहा हूँ, यहाँ पे क्यूबॉइड बना दिया आपका इस तरह से। ठीक है, ये दे दिया मैंने 2, ये दे दिया मैंने 3 और ये दे दिया मैंने आपका 1। ठीक है, करंट मेरा जा रहा है ऐसे, करंट मेरा जा रहा है ऐसे, करंट की डायरेक्शन मैंने आपको ऐसे दे दी, और साफ सी बात ऐसे घुस रहा है तो ऐसे ही वो निकल भी रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछा है कि इस बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होगा, इस बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये आपका 3 मीटर है, ये आपका 2 मीटर है, और ये आपका लेंथ जो है वो 1 मीटर की लेंथ है। रेजिस्टेंस कितना होगा? अगर इसका इफ जो रेजिस्टिविटी है, इफ रेजिस्टिविटी इज, इफ रेजिस्टिविटी इज रो, तो बता दो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका आंसर बता दो क्या निकल के आएगा। इसका आंसर क्या निकल के, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। रो को लिखना चाहते हो अगर आंसर में तो लिखो, वरना बिना लिख के बता सकते। तो देखो, अब ध्यान देते हैं यहाँ पे आपका। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है यहाँ के ना सर, हाँ यही होता है। ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए इज योर फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब बात ये तो क्या है, तो सर ये तो रेजिस्टिविटी है, इसमें तो कोई मतलब है नहीं, तो कंडक्टर ये आपकी ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, ये आपका सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। एल क्या है आपका, एल है आपका लेंथ ऑफ वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब आई की डायरेक्शन इस तरफ है, तो आपको ये वाली डायरेक्शन लेनी होगी ना, ये वाली। तो ये कितने का है, 1 का है, ये कितने का है आपका 1 का है, तो रो इंटू 1। एरिया कौन सा लेना है सर, एरिया लेना है परपेंडिकुलर, यानी ये वाला एरिया, चाहे ये ले लो चाहे नीचे ले लो, पर नीचे वाला दिख नहीं रहा तो हम ये वाला ले लेंगे। तो इसके बारे में अगर सोचते हैं तो इसका एरिया कैसे निकालोगे सर, इसकी जो ये वाली लेंथ है वो कितनी है, 2 है, इसकी ये वाली लेंथ क्या है सर, वो 3 है, तो एरिया कितना हो जाएगा 2 × 3। अरे रेक्टेंगल ही तो है, 2 तो आंसर क्या हो जाएगा आपका रो/6 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, रो/6 ओम आंसर है इसका, रो/6। अरे समझ में आ गया नहीं आ गया, कोई बड़ी चीज तो थी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका। चलो मान लो कि अगर मैं आपको एक ऐसा, ये वाला क्वेश्चन भी शायद आईआईटी में आया था या नीट में आया था। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा है और इस तरह से दे दिया आपको चीज। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका इस तरह से है,
और आपका ये इस तरह से है, ठीक है, और ये आपका इस तरह से है कि भाई ये एक्स एक्स डायरेक्शन है, ये आपका वाई वाई डायरेक्शन है, और ये आपका जेड जेड डायरेक्शन है। अब क्वेश्चन बोला गया था इस तरह से कि भाई अगर इस पूरे मटेरियल का रेजिस्टिविटी आर रो है तो इसका रेजिस्टेंस अगर मैं पूछूं रेजिस्टेंस आर एक्सेस क्या होगा, तो बच्चे देखिए घबरा गए थे और रेजिस्टेंस आर एक्सेस पूछा था, रेजिस्टेंस आर वाई में पूछा था और रेजिस्टेंस आर जेड जेड पूछा था। तो बच्चे ये देख के घबरा गए थे ये एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड क्या होता है, कुछ नहीं यार, आर एक्सेस का मतलब क्या, रेजिस्टेंस बताना आपको, एक्सेस का मतलब करंट डायरेक्शन। ये जो सारा ज्ञान आपको दे रहा है ना, ये एक्स एक्स वाई वाई जेड ये सारा, ये आपको करंट डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। ये एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड ये क्या है आपकी, ये एक्स एक्स एक करंट की डायरेक्शन हो गई मान लो, ठीक है, ये किसी दूसरे, ये एक्स डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन में करंट डायरेक्शन, और ये जेड डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन आपको बताने की कोशिश कर रहा है। और मान लो मैंने इनके आपके लेंथ भी दे दिया आपको उसी हिसाब से, इनकी मैंने आपको क्या किया, आपको मैंने लेंथ भी पकड़ा दी, मान लो कि ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया, उस तरह से, ठीक है। अगर मैं सामने लिख देता हूँ कि भाई ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो सवाल यही है बड़ा प्यारा सा कि भाई बताओ आर एक्सेस क्या होगा, आर वाई वाई क्या होगा, आर जेड जेड होगा। तो पहली बात तो सबके सामने रो तो सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा रोना है इनका, ठीक है। बात करते हैं एल, सर आर एक्स एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन मैंने एक्स डायरेक्शन में ले ली आपकी, और लेंथ क्या लेनी है मुझे, एक्स एक्स वाली लेंथ, एक्स वाली इस वाली डायरेक्शन में लेंथ लेनी है, ए लेनी होगी, तो ए लिखता हूँ रो ए अपॉन डिवाइड बाय एरिया, एरिया कौन सा लेगा, तो ये वाला एरिया जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा आपका रो ए अपॉन बी सी। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग समझदार हो समझ जाओगे मैं क्या लिख रहा हूँ। वाई 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 का मतलब लेंथ आपको इस डायरेक्शन में लेनी है, इस डायरेक्शन में कौन सी लेंथ है सर, सी वाली है, तो रो सी अपॉन बाकी बचे हुए होंगे ऑटोमेटिकली, मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तीन ही चीज होती है ना, एरिया में दो चीज आती है, आपकी लेंथ में एक ही चीज आती है, तो उस हिसाब से तीसरा बचा क्या सर, ए हो गया, सी हो गया, बचा क्या बी बचा, देख लो वरना सर जेड जेड एक्शन, जेड जेड एक्शन ऐसे है, इसके पैरेलल वाली लेंथ कौन सी सर, वो बी है, तो बी अपॉन बाकी बचे हुए लेंथ क्या आपका ए इंटू सी। जल्दी से बोल जाओ ये तीनों आरएसएस निकल के आए कि नहीं आए, ये सारा ये सवाल आपका शायद आईआईटी में या किसी नीट एग्जाम में पूछा गया है पहले, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी नीट में आया, इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना ये जो मैंने अभी करवाया था आपको थोड़ी देर पहले, इतना इजी था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था मेरे टाइम पे। इसका मतलब ये नहीं कि आईआईटी में आसान क्वेश्चन नहीं पूछता, कभी कभी आईआईटी में कुछ कुछ क्वेश्चन आसान पूछता है ताकि बच्चे कुछ तो नंबर आए, भाई उसके बाद बच्चों के नेगेटिव नेगेटिव में नंबर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, तो ऐसी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चलो अब एक कुछ स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है, हर किताब में पाया जाता है, और हर बच्चे को ये अपने आप आया भी जाता है। क्वेश्चन क्या होता है तो सुनो, क्वेश्चन इस तरह से होता है कि अब वायर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, थोड़ा सा और अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो रुको आपकी स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। वायर इज स्ट्रेच डबल इट्स लेंथ, एक वायर को मैंने स्ट्रेच किया जिससे उसकी लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई, ठीक है। फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस वाज आर, कि वही उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा अगर उसका पुराना रेजिस्टेंस क्या था, आर था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको करने आने चाहिए, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इस क्वेश्चन को आने के बाद में सबका आंसर क्या है, 2r आना चाहिए, सब बच्चों ने क्या किया होगा, आपका सर कुछ नहीं किया होगा सर, r क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया सर, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे रो सेम है, एल के ए के बारे में कुछ नहीं कहा, एल को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो r2 अपॉन r1 क्या हो जाएगा सर, इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 हो जाएगा, ठीक है। L2 कितना है आपका सर, जो है नया है वो 2L हो गया, पुराना वाला मान लो L था तो L से L कट जाएगा, तो R2 क्या हो जाएगा सर, वो R1 की वैल्यू क्या है, R है, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2R। यही तो है बात, आगे ना, ये तो किया होगा सबने, ठीक है। जब सबने यही किया है तो यही है, सबका गलत भी है, जब सबने यही किया है ना तो सबका गलत भी है। अब इतने इजी क्वेश्चन भी नहीं आते एग्जाम में, यही तो बात है ना यार, छोटी सी, यही तो छोटी सी बात है जो लोग आप लोग गलतियां कर रहे हो, क्या कहाँ गलती हो रही है देखो। अगर इतना इजी क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा होता, तुम खुद सोचो, मेरे पास टाइम की कमी है, आपके पास भी टाइम की कमी है, आपको लगता है मैं इतने इतने इजी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, करवाता हूँ ना तो मैं साथ में निपटा भी देता हूँ, आपको इंतजार, आपका इंतजार नहीं करता इतनी देर में, आपको इतना टाइम नहीं देता, कुछ तो गड़बड़ होगी। अब सुनो गड़बड़ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, मान लो आपके पास में इस तरह से एक वायर है, एक वायर है ना, सेम वायर है ना, एक वायर को तो किया अपन ने, उसको मैंने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच मतलब उसको मैंने खींचा, जब मैंने उसको खींचा होगा मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने अच्छे से अच्छे बच्चों, ठीक है, जब मैंने उसको खींचा होगा तो खींचने के बाद क्या वो ऐसा ही रहेगा क्या, ऐसा हो जाएगा क्या, अगर आप सोचते हो खींचने के बाद क्या वो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा सोचते हो तो आप मन में आपके बहुत बड़े बड़े पाप बैठे हुए हैं, गलत है डायग्राम, गलत है, तो सर सही क्या होगा बता दो। भाई मेरे रबर बैंड को जब खींचते हो तो क्या जब उसको खींच रहे होते हो तो उसकी लेंथ तो बढ़ती है पर उसका एरिया कम होता जाता है ना, जब उसको खींचोगे ना तो मेरे प्यारे बच्चों उसका एरिया भी तो कम होगा,
अरे हाँ सर, एरिया कम तो होगा, और आपने इसमें गलती क्या कर दी, आपने एरिया का फैक्टर तो लिया ही नहीं। अरे एरिया भी तो चेंज हुआ, तो यहाँ पे A1 अपॉन A2 का कंसेप्ट भी तो आना चाहिए था, हाँ सर वो तो लिया ही नहीं। बस ठीक है, तो बात वही है, गलती करो, बेशुमार गलती करो, मेरी क्लास में तुम्हें गलती करने की पूरी आजादी, पर तुम करो तो सही, क्वेश्चन तो करो। तुम गलती करना चाहते हो करो, फुल आजादी तुम्हें गलती करने की, पर करो तो, क्योंकि जब तक तुम गलती करोगे नहीं मैं बताऊंगा नहीं, तो मैं बताऊंगा नहीं, तुम अगली बार गलती वापस करोगे, इसलिए वही उस चीज को आपको सुधारना है। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसमें क्या होगा आंसर, वो देखते हैं। तो देखो, तो ऐसे क्वेश्चन में होगा क्या, जब भी हम किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं या किसी चीज को दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं या इलोंगेट करते हैं या बीट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऐसे केस में आपका एक चीज तो सेम रहेगी ना। देखो जब यहां से वो इस शेप में गया तो उसमें एक चीज तो सेम रही, क्या सर, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम को थोड़ी ना चेंज किया है, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। वॉल्यूम तो बच्चों मेरे प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों, वॉल्यूम तो सेम रहा होगा ना सर, बिल्कुल रहा होगा। अगर वॉल्यूम सेम रहा होगा तो मैं क्या ये बात बोल सकता हूँ कि आपका इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम अगर मुझे वायर की बात की जाए तो वॉल्यूम को मैं याद रखना, वॉल्यूम को आप हमेशा क्या एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हो, ये तो सब बच्चे जानता है ना, एरिया इंटू लेंथ वो होता है आपका वॉल्यूम। ठीक है, और इसको क्या लिखते हो, एरिया इंटू लेंथ, इसको भी बोल सकते हो। हाँ सर बिल्कुल बोल सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि सर आपको सवाल में ये दे रखा है कि लेंथ चेंज हुई है, तो लेंथ चेंज हुई तो एरिया के बारे में तो भी सोचो। तो एरिया अगर मैं बात करूँ तो एरिया फाइनल अपॉन एरिया इनिशियल इज इक्वल टू क्या, लेंथ इनिशियल अपॉन लेंथ फाइनल आ जाएगा। एरिया फाइनल अपॉन एरिया इनिशियल लेंथ इनिशियल अपॉन लेंथ फाइनल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब लेंथ इनिशियल एल थी, लेंथ फाइनल एल थी, तो यहाँ से कटेगा, तो एरिया क्या हो जाएगा सर, एरिया फाइनल अपॉन एरिया इनिशियल इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ये तो आपने कंसिडर किया ही नहीं था पिछली बार। अब इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं लौट के यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूंगा सर, देखिए अब मैं क्या बोलूंगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, जो जो चेंज हो रहा है उन दोनों कंसिडर करना है, इसको कंसिडर नहीं करना बिकॉज ये चेंज नहीं कर रहा। तो आप R2 अपॉन R1 को क्या लिखोगे सर, वो लिखूंगा मैं आपका L2 अपॉन L1 लिखूंगा इंटू A1 अपॉन A2 लिखूंगा। L2 अपॉन L1 इंटू A1, मतलब L2 का मतलब 2 का मतलब फाइनल, 1 का मतलब इनिशियल, 1 का मतलब इनिशियल, 2 का मतलब फाइनल। ठीक है, तो मैं L2 अपॉन L1 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2L हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा L हो जाएगा, फाइनल और इनिशियल, ये फाइनल है मान लो और ये इनिशियल है, तो इसका उल्टा रेशियो यानी आपका ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। काटाबिटी मचाओगे आंसर पाओगे, तुम्हारा आंसर आएगा R2 इज इक्वल टू 4R निकल के आएगा। समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बता दो, समझ में आया कि नहीं आया, क्या गलती करी तुम लोगों ने वो भी समझ में आई आप लोगों को अच्छे से, जल्दी बताओ। हाँ कि ना, पहली बात तो समझ में आना चाहिए, दूसरी बात कि समझ में आने के बाद में क्या गलती करी है ये समझ में आना। ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल क्या है आपके इंपॉर्टेंट सवाल, इस तरह से एग्जाम में सवाल आए हैं। अब मैं क्या करता हूँ आपके सामने एक सवाल लिख देता हूँ और उसको आपको अपने घर पे क्या, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो है आपका, वायर इज स्ट्रेस्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 1%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। बोला है भाई लेंथ को चेंज किया तो वही वाला कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा कि वॉल्यूम चेंज नहीं करता तो ए इनिशियल इंटू एल इनिशियल इक्वल टू ए फाइनल इंटू एल फाइनल वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। हल्की सी हिंट अगर इसका आंसर मैं अगर आपको बता दूं तो इसका आंसर निकल के आता है 2.01%। याद रखना, चेंज परसेंटेज चेंज इन मुझे रेजिस्टेंस का निकालना आंसर, तो उसका आंसर निकल के आता है 2.01%। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ, तो भाई हिंट क्या हो जाएगी छोटी सी, अगर मैं बात करूँ तो एल फाइनल की बात करूं तो इसने बोला है कि आपका वायर इज स्ट्रेस टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 1%, 1% से इंक्रीज कर दिया। तो अगर इनिशियल लेंथ एल थी तो उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने 1% से इंक्रीज कर दिया, यानी इसमें मैंने प्लस 1% ऑफ एल लगा दिया होगा, तो जो नया फाइनल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल प्लस 1% ऑफ एल हो जाएगा, यानी एल फाइनल क्या हो जाएगा आपका, एल प्लस 1/100 एल, जिसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 1.01 एल निकल के आ जाएगी। अब इसका यूज करना है आपको, फिर आपको ए फाइनल और ए इनिशियल में रेशियो, ए फाइनल और ए इनिशियल में रिश्ता निकालना है। ये एल फाइनल और एन इनिशियल में रिश्ता आ गया, अब आपको ए फाइनल और ए इनिशियल में रिश्ता निकालना है। वो रिश्ता निकलने के बाद आपको आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल में रिश्ता निकालना है। लेकिन आपको सिर्फ रिश्ता निकाल के छोड़ नहीं देना है, आपको रिश्ता निकाल के सिर्फ छोड़ नहीं देना है, आपको क्या करना है उसके आगे आपको परसेंटेज चेंज भी निकालना है। परसेंटेज चेंज का मतलब क्या हो जाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल इंटू 100%। तो एक बार घर पे बैठ के इस क्वेश्चन को जरूर करना, आई होप कि सबका आंसर आ जाएगा, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो आज हमने क्या किया है, आज हमने रेजिस्टेंस के कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन किए हैं। अभी रेजिस्टेंस के ऊपर मेरी छोटी सी क्लास और बाकी है, वरना बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा, एक साथ पढ़ेंगे तो इतना ज्यादा पढ़ना एक साथ जरूरी नहीं है। रेजिस्टेंस के बारे में अभी एक क्लास और हमें करनी है, उसमें हमें पढ़ना क्या है, रेजिस्टेंस इन वेरियस ज्योमेट्रीज।
तुम ध्यान दो, तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। तो मैं अगर पूछूं रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो पहली बात रेजिस्टेंस जो है, पहली बात जो रेजिस्टेंस है वो आपका डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से जल्दी अपने पेन और चैटिंग में आंसर लिखने के तैयार हो, जल्दी से अपने आंसर चैटिंग में लिखने को तैयार रहो कि तुम लोग आंसर सही करते हो नहीं करते हो, जल्दी जल्दी बताना, ठीक है। ऋतु जी बोल रहे हैं 101/100 होगा, तो 101/100 को हम 1.01 ही बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ 101/100 को हम 1.01 ही बोलते हैं ना बेटा, ठीक है। आंसर नहीं होगा 101/100, कुछ और आंसर होगा। तो देखो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, मुझे जल्दी बताना कि जो मैं पहला पॉइंट लिखूंगा सही है गलत है। तो पहली बताओ, क्या ये आपका मटेरियल पे डिपेंड करता है कि नहीं, बताया, जल्दी जल्दी आंसर करो तुम लोग। क्या मटेरियल पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नहीं करता है? आंसर है सर बिल्कुल करता है, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं आपसे प्यार से पूछूं कि क्या ये आपका, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करना, जल्दी जल्दी, क्या ये आपका ज्योमेट्री ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है नहीं करता है? ज्योमेट्री ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, जल्दी बता दो इसका आंसर। क्या डिपेंड करता है? आंसर होना चाहिए बिल्कुल से डिपेंड करता है। तीसरी चीज पूछता हूँ, अब ये है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये आपका, क्या ये आपका करंट पे डिपेंड करता है नहीं करता है? और तीसरी और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज की आपका पोटेंशियल पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे या पोटेंशियल पे या वोल्टेज पे डिपेंड करता है नहीं करता है? अब तुम लोग एक साथ थर्ड का आंसर, थर्ड और फोर्थ का आंसर करो, ठीक है। इसी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपको कि डिपेंड करता है नहीं करता है। मैं आपको आंसर बता रहा हूं अभी कि आंसर है आपका कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन करंट एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। आप तो बोलोगे, कुछ बच्चों को डाउट आएगा ना, सर करंट के पे डिपेंड कैसे नहीं कर रहा? सर अभी तो हमने देखा करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मेरे प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता करंट पे, ध्यान दो, समझो इस बात को। रेजिस्टेंस आपका करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, आपका जो लेंथ और एरिया होता है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। सर लेंथ और एरिया अगर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, अगर लेंथ और एरिया डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, और क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ एरिया पे, तो क्या साफ सीधी बात है कि वो आपका डिपेंड करेगा करंट पे? नहीं, इतना कहना आसान नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि लेंथ और जो एरिया होते हैं उनको निकालने के लिए कौन सा वाला निकालना है, उस पर डिपेंड करता है आपका कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन एक बार जब वो लेंथ और एरिया आपको पता चल गए, उसके बाद आपका रेजिस्टेंस को उससे मतलब नहीं है ना करंट से, उसको तो मतलब है कि भाई आपने वैल्यू रख दी, अब मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है बस। तो रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन करंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। और इस चीज को हम बाद में आपका प्रूव करेंगे यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि वो करंट पे डिपेंड नहीं करता, और मतलब ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, पर हाँ एक एक पॉइंट है जिससे मैं सीधे बता दूंगा, V इज इक्वल टू आई आर से मैं सीधे बता दूंगा कि आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका ना लेंथ, वो आपका करंट पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। बाकी हमको जो नेक्स्ट क्लास में चीजें पढ़नी है उनके बारे में अगर मैं बताऊँ, रेजिस्टेंस का भी थोड़ा सा पार्ट और बचा है, जो थोड़ा सा हार्ड पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो IIT का पार्ट है, मतलब नीट में पूछा जा सकता है, IIT में तो पूछा ही जाता है। तो रेजिस्टेंस का होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस ज्योमेट्रीज। अभी इसको नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टिपिकल से मतलब थोड़ा सा हटके है, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। तो जैसे इसमें ऐसा होता है कि मान लो कल को बॉडी आपकी इस तरह से आ जाए, अभी तो आपने क्यूबॉइडल देखा था ना, कि इस तरह से आ जाए, इस तरह से नहीं तो आसान ना, मान लो एक हॉलो सिलेंडर आ जाए, अगर आपके सामने एक हॉलो सिलेंडर आ जाए और आपका जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है और ऐसे निकल रहा है, तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या लिखोगे? जैसे दूसरा एग्जांपल आ जाए, ठीक है, कल करेंगे तो समझ आएगा अच्छे से। मान लो आपका, मान लीजिए इस बार आपका करंट की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, हॉलो सिलेंडर है आपका, ठीक है, हॉलो सिलेंडर है आपका, उसमें मैंने क्या किया आपका, उसमें मैंने इस बार करंट को, जैसे उसमें मैंने सीधा सीधा बहाया था, इस बार मैंने करंट को बच्चों ऐसे कर दिया कि भाई यहाँ से आ रहा है और यहाँ से देखो, यहाँ से घुस रहा है और यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से घुस रहा है यहाँ से निकल रहा है। अगर मैंने ऐसे कर दिया तब करंट की तब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और एग्जांपल अगर हम देखें तो मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे एक स्फीयर है, और हॉलो होना जरूरी है, हॉलो होना इसलिए जरूरी है बच्चों, कहीं से करंट घुसेगा भी तो, ठीक है। और मान लीजिए करंट आपका इस दिशा में जा रहा है, इसको हम बोलते हैं, एक सेकंड, इसको हम बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन, ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है, इस तरह से करंट जा रहा है हर दिशा में, इसको हम बोलते हैं रेडियस के अलोंग जा रहा है रेजिस्टेंस करंट आपका। तो उस केस में रेजिस्टेंस कितना होगा? और एक ऐसा केस मान लीजिए कि भाई मान लीजिए मैंने एक इस तरह का ट्रंकेट सिलेंडर या ट्रंकेट कोन ले लिया इस तरह से, इसको हम टेपर्ड सिलेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। उस केस में अगर आपका करंट आई यहाँ से घुस रहा है और आई यहाँ से निकल रहा है, तो उस केस में आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो ये अलग अलग केसेस हैं जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकल के आती है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उसमें आपको रो एल अपॉन ए का ही कंसेप्ट यूज करना है, कुछ करना नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा उसमें हल्का सा इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं,
बहुत हल्का सा इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, उसको हम देखेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ईजी भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस। ठीक है, कि भाई आपका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे किस तरह निर्भर करता है, कंडक्टर पे किस तरह से निर्भर करता है, इंसुलेटर पे किस तरह निर्भर करता है, और सेमीकंडक्टर पे किस तरह निर्भर करता है। उन तीनों चीज को हम वहाँ पे देखेंगे। इंपॉर्टेंट है क्लास, रेजिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने रेजिस्टेंस की क्या किया बच्चों, पहली क्लास को खत्म किया है। आई होप कि हर बच्चे को यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में आपकी बेसिक जानकारी समझ में आई होगी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, एरिया पे डिपेंड क्यों करती है, लेंथ पे डिपेंड क्यों करती है, जो स्टार्टिंग में डेरिवेशन किया था वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कि चलिए, तो आज की क्लास में हम बच्चों इतना ही पढ़ने जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हैप्पी ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टेकिंग द क्लास। चलिए, टाटा, गुड बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीवन। चलो बाय बाय, गुड नाइट टू एवरीवन।